बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और ठीक ठाक होंगे और ऑनलाइन क्लासेस से आप मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करना है फाइलम कोडेटा और इसके देख लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स। मैंने आपको कल जो पढ़ाया है उसमें हेमी कोडेट्स में हमने उसकी दो क्लासेस देखी थी, एक एंटीरोनियस था और एक टीरोब्रैक्स, और वो दोनों आपने अच्छी तरह से करनी है और उसकी जो भी डायग्रामेटिकली भी प्रेजेंटेशन उसको भी देख लीजिएगा। आज हमने करना है फाइलम कोडेटा। फाइलम कोडेटा के जो 4 पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स थे वो हमने डिटेल में वैसे तो देखे थे, लेकिन आज हम एक दफ़ा फिर इसको डिटेल में देखने लगे हैं। ऑल्दो द फाइलम कोडेटा, अगर हम इसका मतलब देखें, वर्ड का मीनिंग देखें तो ये लेटरल वर्ड है। कोडा का मतलब है गॉड डज नॉट हैव एन इनऑर्डिनरिटी इनऑर्डिनेटली है लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़, यानी इसमें इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं कि ये जो है वो एक ऑर्डिनरी बात नहीं है। जैसे 45,000 इट्स मेंबर्स हैव बीन वेरी सक्सेसफुल at adapting to aquatic and terrestrial environments throughout the world. Sea squids, members of the subphylum Urochordata, are briefly described in the evolutionary perspective that opens this chapter. अच्छा, फाइलम कोडेटा की पहले तो आपने स्पीशीज़ का याद रखना है, जो कि उसने बताया कि 45,000 इसकी स्पीशीज़ हैं और ये एक ज़ाहिर है इनऑर्डिनेटली कर उसने इसलिए कहा है कि ये कोई ज़ाहिर है गैर मामूली बात है कि इतना ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ हो किसी भी फाइलम का। सेकेंडली ये है कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों एनवायरनमेंट में रहने वाले एनिमल हैं और इसमें बेसिकली 3 सब फाइलम आते हैं। एक है सब फाइलम यूरोकोडेटा, एक है सब फाइलम सिफेलोकोडेटा और एक है सब फाइलम वर्टिब्रेटा, जिसमें आपको पता ही आगे सारे फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स ये सारे आ जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अभी यूरोकोडेट से स्टार्ट किया जा रहा है। तो यूरोकोडेट देखते हैं क्या है। अदर कोडेट्स से इंक्लूड है लैंडस्लेट्स, जो सब फाइलम सिफेलोकोडेट्स के अंदर आते हैं, एंड द वर्टिब्रेट, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, जिसमें मैंने आपको बताया है कि आगे सारे फर्दर जो है वो आ जाएंगे उसमें वर्टिब्रेट्स। अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स उसने बताए हैं, जैसे हमने इस डायग्राम के ज़रिए करेक्टरिस्टिक तो देखे हुए थे ना, कि इसमें नोटोकॉर्ड है, इसमें डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है, सॉरी डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है, इसमें नोटोकॉर्ड है, इसमें फेरेंजियल स्लिट्स होते हैं या फेरेंजियल पाउचेस होते हैं और पोस्ट एनल टेल है। ये सारी हम करेक्टरिस्टिक्स पहले से पढ़ चुके हैं। यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल उसने और बताई हुई कि इनके अंदर क्या है। सबसे पहली बात है बायलैटरल सिमेट्रिकल। बायलैटरल सिमेट्रिकल आपको पता है एक ऐसी बॉडी जिसको हम दो इक्वल पार्ट्स में सिर्फ एक प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं, उसको बायलैटरल सिमेट्रिकल कहते हैं। इसका ऑपोजिट होता है रेडियल सिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्री में एक बॉडी कैन बी कट इनटू 2 इक्वल हाफ फ्रॉम एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से आप 2 इक्वल हाफ में बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं। इनकी बॉडी जो है वो बायलैटरल सिमेट्रिकल है। ड्यूटोस्टोम एनिमल्स हैं, ये वो एनिमल्स हैं जो कि आपको पता ही जिनमें ब्लास्टोपोर से डेवलप होता है माउथ, सॉरी एनस। यहाँ पे एंटेरोसिलोसिलोम है, रेडियल और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज होती है। 4 यूनिक कैरेक्टर्स are present at some stage in development है नोटोकॉर्ड, pharyngeal slits और pouches, dorsal tubular nerve cord and post anal tail। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिए। प्रेजेंस ऑफ एन एंडोस्टाइल ऑन थायराइड ग्लैंड, एक और इम्पॉर्टेंट करेक्टर इनमें होता है कि इनमें एंडोस्टाइल होती है और जो जिसका बेसिक फंक्शन जो है वो यहाँ पे जाहिर है इन कॉर्डेट्स में थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आगे चल के यही जो एंडोस्टाइल है ये थायराइड ग्लैंड बन जाती है। यानी हायर कॉर्ड फाइलम कॉर्डेटा के जो फर्दर आगे सब फाइलम्स हैं, ये वर्टिब्रेटा है या आप सिफेलोकॉर्डेट्स देखें, सिफेलोकॉर्डेट्स में भी एंडोस्टाइल का रोल जो है वो डिफरेंट ही होता है, लेकिन यह है कि बेसिकली वर्टिब्रेटा के अंदर जाके यही एंडोस्टाइल थायराइड ग्लैंड बन जाता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है, एक तरफ से माउथ से स्टार्ट हो रहा है, एनस पे एंड कर रहा है। वेंट्रल कॉन्ट्रेक्टाइल ब्लड वेसल्स, यानी यहाँ पे हार्ट भी प्रेजेंट है। तो इस इन तमाम करेक्टरिस्टिक्स को अब उसने वन बाय वन आपको बताया हुआ है कि ये क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। द 4 characteristics listed in number 2 are unique to chordates and are discussed further in the paragraph. The phylum is named after the notochord। ये ग्रीक वर्ड है जी, नोटोन का मतलब है बैक और लैटिन वर्ड है कोडा, कोडा का मतलब है जी कॉर्ड। A supportive rod that extend most of the length of the animal dorsal to the body cavity and into the tail. It consists of a connective tissue। देखिए नोटोकॉर्ड जब डेवलप होती है एम्ब्रियो के अंदर, उस वक़्त ये किस से बनी होती है? ये बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू की एक शीट है
जिसके अंदर सेल्स होते हैं और सेल्स के अंदर लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, फ्लूइड फील्ड वैक्यूल्स होते हैं। अब आपको अगर याद हो तो आपने वैक्यूल्स देखे थे प्लांट सेल में, और प्लांट सेल में उनका क्या काम होता है, वो टर्जिडिटी को मेंटेन करते हैं, तनाव को मेंटेन करते हैं। प्लांट की जो इतने बड़े प्लांट है, स्केलेटन तो उसके अंदर नहीं है, बेसिकली सेल्स के अंदर ये जो वैक्यूल है फ्लूइड फील्ड, यही उसकी टर्जिडिटी को मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि यहाँ पे ये जो नोटोकॉर्ड है, it consists of a connective tissue sheath that encloses cells, each of which contain a large fluid-filled vacuole. हर सेल के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूल है. This arrangement gives the notochord some turgidity, which prevents compression along the anterior-posterior axis. बेसिकली नोटोकॉर्ड बॉडी को टर्जिडिटी दे रही है, पहली बात है. सेकेंड ये है कि जो प्रिवेंट करती है किसी भी प्रेशर को या कंप्रेशन को. अगर बॉडी पे एंटीरियर रीजन में या पोस्टीरियर रीजन में कोई भी प्रेशर लगता है तो ये उसको भी बॉडी में कोई डैमेज होने से बचाती है. एट द सेम टाइम द नोटोकॉर्ड इज फ्लेक्सिबल इनफ टू अलाउ लेटरल बेंडिंग. इसके अलावा कि बॉडी ने अगर बेंड करना है तो भी, जैसे आप फिश के अंदर देखें, आप स्नेक्स के अंदर देखें, तो बॉडी जो है वो कितनी एस शेप मूवमेंट करती है, जिसको हम जिग जैग मूवमेंट कहते हैं. तो इतनी बेंडिंग कैसे होती है, इतनी बेंडिंग नोटोकॉर्ड ही अलाउ करती है. At the same time, the notochord is flexible enough to allow lateral bending, as in the lateral undulation of a fish during swimming. In most adult vertebrates, cartilage or bone partly or entirely replace the notochord. अब ये याद रखना आपने कि notochord सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर तो परसिस्ट कर रही है या कर सकती है, लेकिन वर्टिब्रेट्स के अंदर यही नोटोकॉर्ड एम्ब्रियो के अंदर तो डेवलप होती है, लेकिन एडल्ट में जाके यही नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाती है कार्टिलेज या बोन के बने हुए स्ट्रक्चर में, जिसको हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम. तमाम वर्टिब्रेट्स क्या हैं, उनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम है. तो यही नोटोकॉर्ड जो है वर्टिब्रल कॉलम बनाती है, जिसमें फिर स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होती है. सेकेंड स्ट्रक्चर है जी फेरेंजियल स्लिट्स. दे आर अ सीरीज ऑफ ओपनिंग इन द फेरेंजियल रीजन between the digestive tract and the outside of the body. In some chordates, a diverticula from the gut in the pharyngeal region never break through to form an open passage to the outside. Pharyngeal slits तो हमें पता ओपनिंग्स होती हैं in the wall of the pharynx, जो कि एनिमल के आउटसाइड और बॉडी के इनसाइड को जो है वो एक पैसेज बना रही होती है. लेकिन बाजू का क्या होता है कि फेरेंजियल स्लिट्स यानी पाउचेस की फॉर्म में होती हैं. छोटे छोटे से पाउचेस होते हैं जो कि निकल रहे होते हैं फेरिंग्स से, और ये बाहर ब्रेक थ्रू नहीं होती है, यानी इनमें कोई ओपनिंग्स एज सच नहीं होती. These diverticula are then called a pharyngeal pouches. The earliest chordates use that the slits for filter feeding. इसके जो अर्लीस्ट वर्टिब्रेट थे वो फेरेंजियल स्लिट्स को यूज़ करते थे फिल्टर फीडिंग के लिए, क्योंकि फेरेंजियल स्लिट्स जो होती हैं उनके अंदर एपिथेलियम होती है सीलिएटेड, सीलिया से लाइन हुई भी एपिथेलियम होती है. तो वाटर जब उनके अंदर सर्कुलेट करता है तो जितने भी फूड पार्टिकल्स वाटर में होते हैं उसको फिल्टर कर लेते हैं, इसीलिए कहते हैं फिल्टर फीडिंग के लिए वो यूज़ की जाती थी. Some living chordates still use them for feeding him. Other chordates have developed gills in the pharyngeal pouches for gas exchange. बहुत सारे लिविंग chordates ऐसे हैं जिन्होंने इन pharyngeal pouches के अंदर जो है ना वो गिल्स डेवलप कर लिए. The pharyngeal slits of the terrestrial vertebrates are mainly embryonic feature and may be incomplete. और ये ज़्यादातर क्या है, ये ज़्यादातर है फिशेस के अंदर. आप अगर फिश में देखें तो गिल्स होते हैं, तो वो गिल्स क्या हैं कि वो बेसिकली फेरेंजियल पाउचेस के अंदर ही वो गिल्स डेवलप हुए हैं. अगर फेरेंजियल स्लिट्स थी कुछ एनिमल्स में तो फिल्टर फीडिंग के लिए यूज़ होती थी. अगर फेरेंजियल पाउचेस डेवलप हुए तो उनके अंदर गिल्स बन गए, और वो जैसे फ़िश के अंदर हमें पता है कि फेरेंजियल पाउचेस जो हैं वो गैशियस एक्सचेंज का काम करती हैं, उनके अंदर गिल्स हैं. इसी तरह फेरेंजियल स्लिट्स तमाम बाकी के जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स थे उनमें ये एम्ब्रियो में डेवलप होती है और एम्ब्रियो में ही ख़त्म हो जाती है. उसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जी tubular nerve cord. Dorsal tubular nerve cord and associated structures are largely responsible for chordate success. The nerve cord runs along the longitudinal axis of the body, just dorsal to the notochord. हमें पता है कि dorsal tubular nerve cord है, नीचे notochord होती है, ऊपर nerve cord होती है, and usually expand anteriorly as a brain. यही notochord इसका anterior and brain बनता है. This central nervous system is associated with the development of कॉम्प्लेक्स सिस्टम फॉर सेंसरी परसेप्शन, इंटेग्रेशन एंड मोटर रिस्पॉन्स. और यही जो एंटीरियर रीजन था वो ब्रेन बना, जो पोस्टीरियर रीजन था वो स्पाइनल कॉर्ड बना. इन दोनों ने मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाया जिसका मेजर फंक्शन था
सेंसरी परसेप्शन, यानी यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन्स भी पेयर की फॉर्म में डेवलप हुए, जैसे आइज, ईयर्स वगैरह। और सेंसरी परसेप्शन करना चीज़ों, और ब्रेन का बेसिक फंक्शन क्या था कि चीज़ों को परसीव करना, एनवायरनमेंट में जो भी कोई चेंज है उनको, उन सेंसरी इंफॉर्मेशन को परसीव करना, इंटेग्रेट करना, उनकी जांच पड़ताल करना, उसके मुताबिक रिस्पॉन्स शो करना। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का ये मेजर फंक्शन था। ये तो 4 करेक्टरिस्टिक्स उसने आपको बताए हैं और उनको डिटेल में डिस्कस किया है कि जो चारों करेक्टर हैं कॉर्डेट्स के, वो किस तरह से डेवलप होते हैं। द फोर्थ कॉर्डेट करेक्टरिस्टिक्स इज द पोस्ट एनल टेल, यानी एनस के आगे जो एक टेल थी। अ पोस्ट एनल टेल एक्सटेंड पोस्टीरियरली बियॉन्ड द एनल ओपनिंग। पोस्ट एनल टेल वो टेल होती है जो कि एनस के बाद आगे डेवलप होती है। आइदर द नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम सपोर्ट द टेल। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इस टेल के अंदर वर्टिब्रल कॉलम की एक्सटेंशन होती है या नोटोकॉर्ड की बाज़ औक़ात नहीं भी होती, ठीक है। तो ये चारों करेक्टर, उनकी डिटेल जो है वो आपने याद रखनी है। अब हम बात करने लगे हैं सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा की। वर्ड यूरो का मतलब होता है टेल। मेंबर ऑफ द सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा ग्रीक वर्ड है, और यूरो मीन टेल, एंड लैटिन में हम कॉर्डा को कहते हैं कॉर्ड। आर द ट्यूनिकेट्स और सी स्क्विड्स। अच्छा, इनको ट्यूनिकेट्स, ट्यूनिक का लफ्ज़ बेसिकली यूज़ होता है एक आउटर कवरिंग या गाउन के लिए। गाउन आपने देखा होगा ना, कि ऊपर पहना जाता है गाउन, उसके लिए, ठीक है। और सी स्क्विड्स, स्क्विड्स एक इसलिए इनको कहा जाता है कि इनकी बॉडी में से बिल्कुल जो इनके जो साइफन्स होते हैं, बॉडी के अंदर ओपनिंग्स होती हैं, उनके अंदर से एक जेट लाइक वाटर की जो है ना बाहर मूवमेंट होती है। पानी ऐसे निकलता है जैसे जेट तैयारे में से उसकी जो है ना वो निकलता फ्यूल। इसको हम कहते हैं सी स्क्विड्स। द एसिडियंस कॉम्प्राइज द लार्जेस्ट क्लास। अब ये ट्यूनिकेट्स या यूरोकॉर्डेट सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा की 3 बेसिकली क्लासेस हैं। एक है एसिडिएसिया, एक है अपेंडिकुलेरिया और एक है थैलिएसिया। आगे उसने आपको मेंशन भी किया हुआ है। तो इस ये जो हम ट्यूनिकेट्स पढ़ रहे हैं इनको हम एसिडिएसियंस भी कहते हैं, एसिडियंस भी कहते हैं। एसिडियंस कंप्राइज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ ट्यूनिकेट्स। दे आर सेसाइल, यानी यूरोकॉर्डेट्स को ओवरऑल ट्यूनिकेट्स कहते हैं। और उनकी फर्दर 3 क्लासेस हैं, एक है एसिडियंस, एक है जी अपेंडिकुलेरिया और एक है थैलिएसियंस। दे आर सेसाइल एज एडल्ट। अब हम बात करने लगे हैं एसिडियंस की। एसिडियंस जो है ये बेसिकली सबसे बड़ी क्लास है, और ये सेसाइल, सेसाइल का मतलब होता है जो मूव नहीं कर सकते, जो फिक्स होते हैं, सिडेंट्री होते हैं। सेसाइल के लिए फॉरवर्ड यूज होता है विच इज़ नोन एज सिडेंट्री। दे आर सेसाइल एज एडल्ट्स एंड आर आइदर सॉलिटरी और कॉलोनियल, यानी इकट्ठे भी रह सकते हैं कॉलोनी की फॉर्म में, और सॉलिटरी का मतलब है कि सिंगल सिंगल भी ये रह सकते हैं। The appendicularians and thaliaceans are planktonic as adults। जबकि अगर आप दूसरी 2 क्लासेस देखें जो थैलिएशियंस और अपेंडिकुलेरियंस हैं, ये बेसिकली प्लैंक्टोनिक। आपको पता है कि प्लैंक्टोनिक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि पानी की वाटर की करंट के साथ ही मूव कर रहे होते हैं और वाटर में से वो अपनी खुराक छानते हैं। इन सम लोकेलिटीज ट्यूनिकेट्स occur in large enough numbers to be considered a dominant life form। बाज़ औक़ात सी के अंदर ये इतनी बड़ी तादाद में होते हैं कि ये कहा जाता है कि ये डोमिनेंट वहाँ पे जो है ना वो ट्यूनिकेट्स की ही एक तादाद है। सिसाइल यूरोकॉर्डेट्स अटैच देयर सैक लाइक बॉडीज टू रॉक्स। अब जो सिसाइल है वो क्या करते हैं, इनकी बॉडी, जैसे हम यहाँ पे ये पढ़ने लगे हैं, जो एसिडियंस हम पढ़ने लगे हैं, ये भी सिसाइल होते हैं। एडल्ट के तौर पे ज़्यादातर सिसाइल ही होते हैं। तो अब इनकी सैक लाइक बॉडी होती है और उसको ये अटैच करते हैं। सिसाइल यूरोकॉर्डेट्स अटैच देयर सैक लाइक बॉडीज टू रॉक्स, यानी चट्टानों के साथ। पिलिंग्स, शिप हल्स। पिलिंग्स का मतलब होता है कि ख़ास किस्म की छोटी छोटी राउंडेड सी बॉडीज़ बना लेते हैं। और शिप हल्स, शिप हल्स कहते हैं जो शिप की आउटर सरफेस होती है, बाज़ औक़ात मेटल की बनी होती है, बाज़ औक़ात वुड की बनी होती है। ये छोटे छोटे बॉल्स की फॉर्म में अपने आप को शिप हल्स के साथ अटैच कर लेते हैं। एंड अदर सॉलिड सबस्ट्रेट्स। सॉलिटरी जो ये सिसाइल जो है मूव तो ये करेंगे नहीं। The unattached end of the urochordates contain 2 siphons that permit seawater to circulate through the body. One siphon is the oral siphon, which is the inlet for water circulating through the body and is usually directly opposite the attached end of the ascenians. It also serves as the mouth opening. The second siphon, the atrial siphon, is the opening for excurrent water. अगर मैं आपको इस डायग्राम के अंदर बताऊं, इस डायग्राम में दिखाऊं, तो यहाँ पे से आपको बताइए, ये देखिए आप, ये एक एसिडियन बताया, इसकी सैक लाइक ये बॉडी है, ठीक है। और ये इसका वो पार्ट है जिसके जरिए इसने अपने आप को अटैच किया हुआ किसी भी सबस्ट्रेट के साथ, क्योंकि ये सिसाइल है, ठीक, सिसाइल। फिर इसकी बॉडी में 2 आप साइफन्स कहते हैं बेसिकली ओपनिंग्स को।
एक आपको ये ओपनिंग नज़र आ रही है और एक आपको ये ओपनिंग नज़र आ रही है। ये जो ओपनिंग है इसको हम ओरल साइफन कहते हैं। बॉडी के अंदर से पानी यहीं से एंटर होता है। देखिए वाटर इनलेट ऑफ वाटर का मतलब है कि पानी यहीं से एंटर हो रहा है, और इसके अलावा जो डाइजेस्टिव ट्रैक की ओपनिंग है वो भी यही है, माउथ यही है, ओरल साइफन। एक है एक्सकरेंट साइफन, ये देखिए सॉरी ये एट्रियल साइफन, इसको हम इनकरेंट साइफन भी कहते हैं या ओरल साइफन कहते हैं, इसको हम एक्सकरेंट साइफन कहते हैं या एट्रियल साइफन कहते हैं। अगर आप देखिए पानी यहाँ से एंटर होता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये दो इसके साइफन जो ओपनिंग्स हैं इसकी बॉडी में जो कि काम कर रही है, इसके लिए डिफरेंट जो है ना वो फंक्शन परफॉर्म कर रही है। इट ऑल्सो सर्व एट द माउथ ओपनिंग। सेकेंड साइफन एट्रियल साइफन इज ओपनिंग ऑफ एक्सकरेंट or excrement water. The body one of the most tunicates, tunicus का क्या मतलब है, ट्यूनिकेटस का मतलब है टू वियर अ ट्यूनिक और गाउन। मैंने आपको पहले बताया कि ट्यूनिक जो है ना वो गाउन को कहा जाता है। इज अ कनेक्टिव टिश्यू लाइक कवरिंग ऑल द ट्यूनिक दैट अपीयर जेल लाइक बट इज क्वाइट इज ऑफन क्वाइट टफ। यानी ये जो आपको बॉडी के बाहर एक ट्यूनिक नजर आ रहा है, गाउन नजर आ रहा है, वैसे तो लगता है जैसे जेल लाइक अपीयरेंस है, इसकी जेली लाइक अपीयरेंस है, लेकिन इससे क्या कि ये बहुत टफ होता है, काफ़ी ये हार्ड है, और एनिमल जो है ना उसके अंदर जो है ना काफ़ी सेफ होता है। सिक्रीटेड बाय द एपिडर्मिस, इट इज़ कंपोज ऑफ प्रोटीन। अब ये ट्यूनिक जो है ये सिक्रीट किसने किया हुआ है, ये एपिडर्मिस ने सिक्रीट किया है। प्रोटीन, सॉल्ट्स और सेल्यूलोज का ये बना हुआ है। सम मेसोडर्मली derived tissue including blood vessels and blood cells are incorporated into the tunic। यानी इसको ब्लड सप्लाई भी होती है इस ट्यूनिक के अंदर। बेशक ये एपिडर्मिस से रिलीज हुआ है, प्रोटीन का, सॉल्ट्स का, सेल्यूलोज का बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर ब्लड सप्लाई भी है और बहुत सारी ब्लड वेसल्स इसके अंदर हैं, और जो कि क्या करती हैं, ब्लड सेल्स भी उनके अंदर होते हैं, यानी इसको ब्लड सप्लाई भी है। रूट लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द ट्यूनिक है कॉल्ड स्टोलन्स। यहाँ पे आपको ये नजर आ रही है ट्यूनिक की रूट लाइक यहाँ पे एक्सटेंशन होती है जिनको हम कहते हैं स्टोलन। यहाँ पे ऐसा जैसा नहीं दिखाया हुआ, लेकिन यहाँ पे ये एक्सटेंशन होती हैं जिसके जरिए अपने आप को जोड़ा होता है ये उसके साथ सबस्ट्रेट के साथ। हेल्प एनकर अ ट्यूनिक टू सबस्ट्रेट एंड मेक कनेक्ट इंडिविजुअल ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ अ कॉलोनी। बाद ये कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, लेकिन हर कॉलोनी का हर मेंबर जो है इन स्टोलन्स के जरिए जो कि ये ट्यूनिक से ही रिलीज निकल रहे होते हैं, उनसे रेडिएट हो रहे थे, उसके जरिए अपने आप को अटैच करते हैं। मेंटेनेंस फंक्शन देखें, longitudinal circular muscles below the body wall epithelium help to change the shape of the adult tunic। इनकी बॉडी के अंदर एपिडर्मिस के एपिथेलियम के नीचे जो है या स्पेसिफिक आप देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स हैं, और बॉडी उसी के जरिए शेप चेंज करती है, मूव करती है, अगर मूव करे तो। दे एक्ट अगेंस्ट द इलास्टिसिटी ऑफ द ट्यूनिक एंड द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन दैट सी वाटर कन्फाइंड टू इंटरनल चैम्बर क्रिएट्स। अब आपको पता है इनके अंदर कोई ऐसा बोन्स तो है नहीं, तो इनके अंदर क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का मतलब ये है कि इनकी बॉडी के अंदर जो कैविटी है जिसको हम एट्रियम कहते हैं उसके अंदर पानी होता है, और बाहर के जो मसल्स हैं डेफिनेटली वो पानी प्रेशर बाहर की तरफ लगा रहा होता है, और मसल्स उस प्रेशर को उसके अगेंस्ट प्रेशर लगा रहे होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल्स। और इस वजह से अगर ये मूव करे तो भी इसकी बॉडी मूव करती है, और अगर ये मूव ना करे तो बॉडी का जो सपोर्ट सिस्टम है वो भी इस हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की वजह से होता है, ऐसा जिसमें बोन वगैरह तो है नहीं। द नर्वस सिस्टम ऑफ द ट्यूनिकेट्स इज लार्जली कन्फाइंड टू द बॉडी वॉल। पूरी बॉडी वॉल के अंदर नर्व प्लेक्सेस होते हैं। इट फॉर्म अ नर्व प्लेक्सेस विद अ सिंगल गैंग्लियन लोकेटेड ऑन द वॉल ऑफ द फेरिंक्स बिलो द ओरल एंड द एट्रियल साइफन। अगर आप यहाँ पे देखिए नर्व गैंग्लिया उसे दिखाया हुआ ये सारा, ये क्या होता है, ये फेरिंक्स की वॉल के साथ साथ है। एट्रियल ओरल और एट्रियल साइफन के दरमियान ये जो फेरिंक्स की वॉल है इसके साथ साथ ये प्रेजेंट है, ये आपको नर्व गैंग्लिया नजर आ रहा है। बाकी पूरी बॉडी के अंदर नर्व प्लेक्सेस होते हैं विद अ सिंगल गैंग्लियन लोकेटेड ऑन द वॉल ऑफ द फेरिंक्स बिटवीन द ओरल एंड द एट्रियल साइफन। This ganglion is not vital for coordinating bodily functions. Tunicates are sensitive to many kind of mechanical and chemical stimuli। अच्छा, अब वो बता रहे हैं कि बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए ये जो नर्व गैंग्लिया ये इतना ज़रूरी नहीं है, इतना वाइटल नहीं है। बाकी बॉडी के अंदर ख़ास किस्म के सेंसरी रिसेप्टर्स भी होते हैं जो मैकेनिकल यानी किसी प्रेशर को भी वो सेंस कर सकते हैं, केमिकल्स को भी सेंस कर सकते हैं। एंड रिसेप्टर फॉर दीज सेंसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द बॉडी वॉल स्पेशली अराउंड द साइफन्स। देयर आर नो कॉम्प्लेक्स सेंसरी ऑर्गन। कोई आईज ईयर जैसा की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन केमिकल मैकेनिकल स्टिमुलाई के लिए खास किस्म के रिसेप्टर जरूर मौजूद हैं। The most obvious internal structure of the urochordates are a very large pharynx and a cavity called the atrium,
पहली तो बात है अंदर जो सिलोम लाइक कैविटी है, ये जो पूरी कैविटी नज़र आ रही है आपको, इसको हम एट्रियम कहते हैं। और अंदर ये आपको माउथ है, माउथ के बाद ये बहुत बड़ी सी आपको फेरिंग्स नज़र आ रही है, ठीक है, फेरिंग्स ये सारी फेरिंग्स हैं। और फेरिंग्स की वॉल के अंदर खास किस्म की परफोरेशंस नज़र आ रही हैं, जिनको हम कहते हैं ये सारी क्या हैं, गिल स्लिट्स हैं, और इनको स्टिग्मा भी कहा जाता है। अच्छा, बट that surround called the atrium that surround the pharynx laterally and dorsally. The pharynx of the tunicates originate at the oral siphon and it is continuous with the remainder of the digestive tract. The oral margin of the pharynx has tentacles that prevent large objects from entering the pharynx. इसके ओरल मार्जिन में यहाँ पे टेंटिकल्स होते हैं जो कि उससे दिखाए नहीं हुए, यहाँ स्पेसिफिक टेंटिकल्स होते हैं जो कि बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को अंदर एंटर होने से बचा रहे होते हैं। बाकी आप देखिए बड़ी सी फेरिंग्स है और उसके बाद डाइजेस्टिव ट्रैक का ये सारा पार्ट है, जिसमें आपको ये इंटेस्टाइन नज़र आ रहा है, ये स्टमक नीचे नज़र आ रहा है, ये ऊपर ये जो ट्यूब है ये इंटेस्टाइन है, फिर यहाँ पे ओपनिंग है जिसको हम कहते हैं एनस। तो ये सारा डाइजेस्टिव ट्रैक है। The pharynx of the tunicates originate at the oral siphon is continuous with the remainder of the digestive tract. The oral margin of the pharynx has tentacles that prevent large objects from entering the pharynx. Numerous pharyngeal slits called stigmas perforate the pharynx. मैंने आपको दिखा दी हैं slits हैं pharynx में, जिनको हम stigma भी कहते हैं. Cilia associated with the stigma cause water to circulate into the pharynx through the stigmas and into the surrounding atrium. Water leaves the tunicate through the atrial siphon. यानी पानी जब माउथ के जरिए इनके अंदर एंटर होता है, देखिए पानी इस ओरल साइफन से इसके अंदर एंटर होता है, तो यहाँ पे खास किस्म की परफोरेशंस हैं, इनमें जिनको हम स्टिग्मा कह रहे हैं, फेरेंजियल स्लिट्स हैं, यहाँ से पानी बाहर भी निकल सकता है, ठीक है, और पानी यहाँ से भी बाहर जाता है, या फिर ये है कि पानी इस एक्सकरेंट साइफन जिसको हम एट्रियल साइफन कहते हैं इससे भी बाहर चला जाता है, ठीक है। द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ द एडल्ट ट्यूनिकेट्स कंटिन्यूस फॉर द फेरिंग्स फ्रॉम द फेरिंग्स एंड एट द एनस। मैंने आपको बता दिया डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर यहाँ पे देखें तो क्या क्या है, एंड एट द एनस है नियर द एट्रियल साइफन। यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक में ये माउथ से स्टार्ट हो रहा है, माउथ है, उसके बाद बड़ी सी फेरिंग्स है, उसके जो परफोरेटेड है, फिर यहाँ पे आपको ये स्टमक नज़र आ रहा है और ये इसकी इंटेस्टाइन है, ये जो कर्व सी है लूप की फॉर्म में ये इंटेस्टाइन है, और यहाँ इंटेस्टाइन की ओपनिंग है, लास्ट जिसको हम कहते हैं एनस। तो डाइजेस्टिव ट्रैक में ये सारी इसमें चीज़ें हैं। तो ओरल मार्जिन ऑफ द फेरिंग्स हैज, सॉरी यहाँ से हम पढ़ रहे थे इसके डाइजेस्टिव ट्रैक में के ड्यूरिंग फीडिंग ए सेल ऑफ अ वेंट्रल सीलिएटेड ग्रूव कॉल्ड द एंडोस्टाइल फॉर्म अ म्यूकॉइड म्यूकस शीथ। होता क्या जब डाइजेशन होती है तो यहाँ पे एंडोस्टाइल प्रेजेंट है, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो ये वाला सारा, यहाँ पे ये एंडोस्टाइल प्रेजेंट है, जो कि ये मार्जिन है किसका, वेंट्रल मार्जिन है फेरिंग्स का, और इसके साथ साथ ये एंडोस्टाइल प्रेजेंट है। ये एंडोस्टाइल क्या करता है, इसके सीलिएटेड सेल्स होते हैं, ये म्यूकॉइड स्टिंग बनाता है, जैसे आपने पहले भी म्यूकॉइड स्टिंग देखा था ना, कि म्यूकस का एक पूरा एक लड़ियाँ म्यूकस की बन जाती हैं जो एंटेंगल करती हैं फूड पार्टिकल्स को। तो एंडोस्टाइल यहाँ पे म्यूकस शीट बनाता है। सीलिया मूव द mucus sheath है dorsally across the pharynx. Food particles brought into the oral siphon with incurrent water are trapped in the mucus sheath and pass dorsally. क्या होता है कि ये म्यूकॉइड शीट है, इस एंडोस्टाइल से ये म्यूकॉइड शीट, ये देखें ये एंडोस्टाइल है, ये सारी एंडोस्टाइल है, और इस एंडोस्टाइल से म्यूकॉइड शीट जो है ये आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर मूव कर जाती है, और यहाँ पे फेरिंग्स में जो भी वाटर के साथ पार्टिकल्स आ रहे हैं वो सारे पार्टिकल्स उसमें ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है, उस म्यूकॉइड शीट में, और फिर आगे जो है वो आगे मूव करती है डाइजेस्टिव ट्रैक में। Food is incorporated into a sting of mucus है that ciliary action move into the next region of the gut tract है. Digestive enzymes are secreted in the stomach and most absorption occur across the wall of the intestine. यानी डाइजेशन बेसिकली होती है स्टमक में, लेकिन अगर आप एब्जॉर्प्शन देखें तो एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, सॉरी इंटेस्टाइन में, यहाँ पे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन तो है नहीं, इंटेस्टाइन में। एक्सक्रेंट वाटर है कैरीज अ डाइजेस्टिव वेस्ट है फ्रॉम द एनस आउट ऑफ द एट्रियल साइफन। क्या होता है चूँकि पानी में से ही ये खुराक को छान रहे हैं, तो पानी में खुराक आ रही है ना, यहाँ से पानी आ रहा है, पानी के जरिए खुराक जो भी है उसको एंटेंगल किया जा रहा है, यहाँ पे उसको डाइजेस्ट किया जा रहा है, यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल वाटर के साथ ही यहाँ से बाहर जाता है, यहाँ से फिर जो है वो वाटर एट्रियल साइफन के जरिए पानी के साथ डाइजेस्टिव वेस्ट जो है वो बाहर चला जाता है। तो यहाँ पे ये उसने डाइजेस्टिव सिस्टम का बताया है। In addition to its role in feeding, the pharynx also function in gas exchange. Gases are exchanged as water circulate through the tunicates. अब जाहिर है चूँकि इसमें परफोरेशंस हैं, pharyngeal slits हैं, तो ये डेफिनेटली काम करती है जो pharynx यानी काम कर रही थी गैस एक्सचेंज में। The tunicate heart lies at the base of the pharynx. One vessels from the heart run anteriorly under the endostyle and another run posteriorly to the digestive organ and gonads.
अब हम ये देखिए यहाँ पे इसका हार्ट हम देख लेते हैं, ये आपको हार्ट नज़र आ रहा है, एक वेसल्स यहाँ से एंटीरियरली जा रही हैं और एक पोस्टीरियरली जा रही हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, गोनेड्स वगैरह को यहाँ पे किया जाता है, जो है ना वो सप्लाई किया जाता है, और एक जो है बॉडी के दूसरे सारे ऑर्गन्स को सप्लाई किया जाता है। ये आप देखें, ये वाला गोनेड है, कुछ गोनेड को सप्लाई की जाती है, कुछ बाकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को सप्लाई की जाती है। एंटीरियर पोस्टीरियर जो वेसल्स हैं इसमें से निकल रही होती हैं, इसके हार्ट में से निकल रही होती हैं, ठीक है। ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट इज नॉट यूनिडायरेक्शनल। पेरिस्टाल्टिक contraction of the heart may propel blood in one direction for a few beats, then the direction is reversed। यानी यहाँ पे ब्लड की डायरेक्शन एक यूनी डायरेक्शन नहीं है, एक डायरेक्शन में ब्लड नहीं जाता, बल्कि एक दफ़ा जो है वो एक डायरेक्शन में जाता है, फिर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, फिर रिवर्स हो जाता है। The significance of this reversal is not understood. A tunicate blood plasma is colorless and contain various kind of amoeboid cells। ब्लड प्लाज्मा देखा जाए तो वहाँ पे ख़ास किस्म के अमीबाइड सेल्स हैं, इनके बहुत सारे रोल हैं जो आगे शायद उन्होंने बताए होंगे। मेजर जो यहाँ पे एक्सक्रीटरी जो आप कह लें कि मटेरियल है वो अमोनिया है। अमोनिया एक्सक्रीटरी वेस्ट जो अमोनिया है, अमोनिया डिफ्यूज इनटू द वाटर दैट पास थ्रू द फेरिंग्स एंड इज एक्सक्रीटेड। फेरिंग से भी अमोनिया रिलीज हो जाता है क्योंकि वहाँ फेरेंजियल स्लिट्स हैं, उसमें से भी निकल सकता है। इन एडिशन अमीबाइड सेल ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम एक्यूमुलेट यूरिक एसिड एंड सिक्वेस्टर इट इन द इंटेस्टाइनल लूप। अच्छा, एक तो अमोनिया भी निकलता है ना, फिर अमोनिया के अलावा यूरिक एसिड भी है यहाँ पे, अमोनिया यूरिक एसिड में भी कन्वर्ट होता है। और यूरिक एसिड किस तरह से जाता है, यूरिक एसिड को बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम में जो अमीबाइड सेल्स हैं वो उनको इकट्ठा कर लेते हैं यूरिक एसिड को, और सिक्वेस्टर, सिक्वेस्टर कहते हैं किसी चीज़ को अलग कर देना, उसको सिक्वेस्टर कर देते हैं इंटेस्टाइनल लूप में। यही अमीबाइड सेल जब इंटेस्टाइन में जाते हैं तो वहाँ इनसे यूरिक एसिड अलग हो जाता है, फिर जाहिर है वो वहाँ से एनएस से चल जाता है एट्रियम, और एट्रियम से एक्सक्रंट साइफन के जरिए बाहर निकल जाता है। पाइलोरी ग्लैंड्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द इंटेस्टाइन आल्सो थॉट टू हैव एक्सक्रीटरी फंक्शंस। अब यहाँ पे उसने पाइलोरी ग्लैंड्स आपको दिखाए तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन इंटेस्टाइन के साथ ही पाइलोरी ग्लैंड्स भी पड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसकी रिप्रोडक्शन देखते हैं। यूरोकॉडेट्स आर मोनोइशियस। मोनोइशियस का मतलब होता है कि हैविंग द बोथ सेक्सेस, बाइसेक्सुअल, इसको हम हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें दोनों है, स्पर्म भी इसमें, सॉरी टेस्टिस भी हैं और इसमें ओवरीज भी हैं। गोनेड्स आर गोनेड्स आर लोकेटेड नियर द लूप ऑफ द इंटेस्टाइन एंड जेनिटल डक्ट्स आर ओपन नियर द एट्रियल साइफन। अगर आप डायग्राम में देखें तो यहाँ पे ये गोनेड्स जो है ये आपको इंटेस्टाइन के साथ नज़र आ रहे हैं, और जो जेनिटल डक्ट है वो यहाँ पे ओपन होती है एट्रियल साइफन के साथ ही। यहाँ पे ये आपको ये बेसिकली जेनिटल ओपनिंग नज़र आ रही है। तो यहाँ पे जो है वो एट्रियल साइफन गैमेट्स में भी शेड थ्रू द एट्रियल साइफन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और एग्स में बी रिटेन्ड इन द एट्रियम फॉर फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट। यानी यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है, क्योंकि ये हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है, जिसको हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहेंगे ना, कि उसी एनिमल के एग्स हैं और उसी एनिमल के स्पर्म्स हैं। ऑल्दो सेल्फ फर्टिलाइजेशन अकर्स इन सम स्पीशीज, क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज ए रूल। अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि उसी एनिमल के स्पर्म हैं, उसी के एग्स हैं, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि वो स्पर्म एग या एग रिलीज कर रहा है, और बाहर उसी स्पीशी का कोई और मेंबर जो है वो, अगर वो स्पर्म रिलीज कर रहा है तो एग किसी और के हैं, इसको हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बेसिकली क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं थी, लेकिन बाजू का सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है। Development result in the formation of a tadpole-like larva with all four chordate characteristics. Metamorphosis begin after a brief free-swimming larval existence, during which the larva does not feed है, यानी मेटामोर्फोसिस के दरमियान लार्वा फीड नहीं करता। The larva settle to a firm substrate and attached by adhesive papillae। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपको लार्वा की डायग्राम दिखाऊं तो आप ये देखें, ये लार्वा दिखाया हुआ है इसका, ठीक है। इस लार्वा के अंदर ये आपको नज़र आ रहा है इनकरेंट साइफन, ये इसका एक्सकरेंट साइफन होगा, और आप ये देखें इसमें नोटोकॉर्ड भी नज़र आ रही है, इसमें नर्व कॉर्ड भी नज़र आ रही है ब्लू में, नीचे रेड में नोटोकॉर्ड है। और इसके बाद ये लार्वा आप ये देखें कि यहाँ पे ये इसके जो एक्सकरेंट के साइफन थे ये वाले, ये आहिस्ता आहिस्ता जो ये जो इनकरेंट साइफन था ये यहाँ ये मूव कर जाते हैं दोनों साइफन्स, ठीक है, इनकरेंट और एक्सकरेंट साइफन। और यहाँ पे ये देखें जो इसकी बॉडी है वो इस तरह से रोटेट करती है कि यहाँ पे होते हैं एडिसिव पैपिली। एडिसिव पैपिली वो स्ट्रक्चर है जिनके जरिए अपने आप को अटैच करता है किसी भी सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है। बाकी अंदर आपको ये परफोरेटेड नज़र आ रही है फेरिंग्स, ये आपको स्टमक नज़र आ रहा है, ये इंटेस्टाइन है, ये इनकरेंट साइफन है, ओरल साइफन, ये एक्सकरेंट साइफन है, ठीक है, एट्रियल साइफन, ये सारे आपको नज़र आ रहे हैं इसकी बॉडी में।
तो ये देख लें आप, द लार्वा सेटल टू फॉर्म सबस्ट्रेट अटैच बाय adhesive papillae located below the mouth है. During metamorphosis, the outer epidermis shrink and pulls the notochord and other tail structures internally for reorganization into adult tissue. The internal structure rotates 180 degree, positioning the oral siphon opposite the adhesive papillae and bending the digestive tract into a यू शेप. यानी इससे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस के दौरान क्या होता है, जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर 180 पे घूम जाते हैं. और आप ये देखिए, पहले इसकी पोजीशन देखिए आप, कि यहाँ पे ये जो एट्री, ये जो फेरिंग्स थी, इसकी क्या पोजीशन है, और ऐसा ऐसा क्या हुआ, ये फेरिंग्स ऐसे ऊपर आ गई, बिल्कुल 180 भी ऐसे घूम गई है और ऊपर आ गया. यू शेप जो है ना पूरा इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर बन गया. और ऑपोजिट है ये एट्रियल साइफन और ओरल साइफन के ऑपोजिट है यहाँ पे एडिसिव पेपिली, जो कि एडल्ट में जाके आपको पता है कि खास किस्म के स्टोलन बन जाते हैं. ट्यूनिकेट का खास स्ट्रक्चर है जो कि इसको अटैच करवाता है किसी भी सबस्ट्रेट के साथ. अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे भी आपको दिए हुए अपेंडिकुलेरिया के मेंबर दिए हुए, मेंबर ऑफ द क्लास अपेंडिकुलेरिया आर प्लैंक्टोनिक एंड हैव अ टेल एंड नोटोकॉर्ड दैट परसिस्ट इनटू द अडल्ट स्टेज. अब इनमें ज़ाहिर कॉर्डेट के सारे करेक्टर हैं, तो यहाँ पे टेल भी परसिस्ट करती है, पोस्ट टर्नल टेल. यहाँ पे जो है वो नोटोकॉर्ड भी है. द थैलिएसियंस आर बैरल शेप्ड. यहाँ पे बी दिखाया हुआ है, ये दिखाया हुआ है, ये अपेंडिकुलेरियन आपको दिखाया हुआ है. यहाँ पे नोटोकॉर्ड भी परसिस्ट करती है, टेल भी है, पोस्ट टर्नल टेल. और बी में आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे थैलिएसियंस. थैलिएसियंस आर बैरल शेप प्लैंक्टोनिक यूरोकॉर्डेट्स. ओरल एट्रियल साइफन एट ऑपोजिट एंड ऑफ द बॉडी. यहाँ पे आप देखें एक ओरल साइफन है और ये ऑपोजिट पे जो है एट्रियल साइफन है. दोनों साइफन ओपनिंग जो है वो ऑपोजिट एंड पे है, लेकिन आपको बाहर एक ग्राउंड सा नजर आ रहा है. एंड ऑफ द बॉडी एंड मसल्स ऑफ द बॉडी वॉल contract to create a form of wet weak जेट प्रोपल्शन. जेट प्रोपल्शन का मतलब होता है कि बिल्कुल एक प्रेशर के साथ अगर पानी निकलता है तो उसको हम जेट प्रोपल्शन कहते हैं बेसिकली. तो ये जो है ना, आपने यूरोकॉर्डेट्स की ये वाली डायग्राम और इसकी ये वाली डायग्राम, यहाँ पे इसने आपको साथ क्रॉस सेक्शन भी, सॉरी ये वाली डायग्राम जिसमें उसने आपको एक पूरी डिटेल जो है ना स्ट्रक्चर दिखाया है और यहाँ पे सेक्शन भी दिखाया है. और सेक्शन में अंदर वाली कैविटी एट्रियम दिखाई है, एट्रियल ओपनिंग दिखाई है. यहाँ पर उसने आपको जो है ना वो ये बायोवलेट ट्यूनिक दिखाई है, क्योंकि उसकी बायोवलेट एक पूरी जो है ना गाउन की कवरिंग है. ये स्टिग्मास दिखाए हैं जो कि परफोरेशंस हैं इसमें, फेरिंग्स में. म्यूकस शीट यहाँ पे दिखाई हुई है अंदर. वेंट्रल ब्लड वेसल्स दिखाई हैं. एंडोस्टाइल दिखाया है जो कि क्या करता है, म्यूकॉइड स्ट्रिंग बनाते हैं, फेरिंग्स है. और ये बायोट्यूनिक है. तो ये आपने जो यूरोकॉर्डेट्स है इनको अच्छी तरीके से आपने करना है. इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो करेंगे सिफेलोकॉर्डेट्स और उसकी डिटेल करेंगे. जितना मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है इसको अच्छी तरीके से आपने करना है, और जो है ना इसमें कोई डिफ़िकल्टी होगी तो आपने बतानी है. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.